नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के इस पेपर में हम आज समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत उद्विकासवाद के बारे में पढ़ेंगे। उद्विकासवाद इवोल्यूशनिज्म, इसकी अवधारणा मुख्यतः चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 1859 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की, जिसमें प्राणियों के उद्विकास को दर्शाया, जो डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के उद्विकासवाद का सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी इनसे अछूता नहीं रहा। तथापि हम यह तो नहीं कह सकते कि सांस्कृतिक उद्विकासवाद डार्विनवाद ही है। टेगार्ट का तो मत है कि डार्विन की रचना इतनी देर से आई कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्कृत शास्त्रीय अध्ययन के विकास पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1859 से 65 के बीच जर्मन और अंग्रेजी विद्वान जैसे वेस्टियन, बेकोफेन, मैन, मैक्लेलन और टायलर की कृतियां प्रकाशित हुई, जिनमें उद्विकासवाद की चर्चा की गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो लगभग सभी विद्वानों का झुकाव उद्विकास की ओर था, क्योंकि तथ्यों के आधार पर इनका समर्थन करना सरल था। स्पष्ट है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकासवाद का सिद्धांत अनेक बुद्धिजीवियों के कार्यों का परिणाम है, जिन्होंने विस्तृत क्षेत्र में काम किया, मानव सभ्यता के विकास को प्रकट करने का प्रयत्न किया। कुछ विद्वानों ने संस्कृति के विशिष्ट पहलुओं जैसे कला, अर्थ, धर्म, दर्शन, तर्क आदि के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखा, तो कुछ ने संपूर्ण संस्कृति के उद्विकास को प्रकट किया। इस पाठ में हम संस्कृति के उद्विकासवाद का अध्ययन करेंगे। हालांकि प्रारंभिक उद्विकासवादियों की मान्यता थी कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में निश्चित क्रम में हुआ है। विश्व की सभी संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों में जटिलता से की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर हुआ है। उद्विकास के इस क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों जैसे भाषा, धर्म, परिवार, विवाह और संपूर्ण समाज में देखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व एवं संकुल क्यों पाए जाते हैं, इसका उत्तर उद्विकासवादी मानव की मानसिक एकता के आधार पर देते हैं। यदि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वे समाज में समान रूप से सोचेंगे। पर्यावरण की भिन्नता के कारण ही एक संस्था के विभिन्न रूप सामने आए। अतः जब भिन्न भिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में मनुष्य को ने समान रूप से क्रियाएं की है, इसलिए ही समानांतर आविष्कार हुए। उदाहरण के लिए कृषि का आविष्कार दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अमेरिका में समान रूप से हुआ। शून्य का आविष्कार हिंदू, बेबीलोनिया तथा माया संस्कृति में स्वतंत्र रूप से हुआ। कागज का निर्माण, छापे खाने का आविष्कार भी पूर्व और पश्चिम में साथ साथ हुआ। लेखन कला का विकास भी दुनिया के कई देशों में स्वतंत्र रूप से हुआ। उद्विकासवाद के प्रमुख विद्वानों में हम डार्विन, स्पेंसर, टायलर, मॉर्गन, हेडन और ब्रूहल को सम्मिलित करते हैं। डार्विन के उद्विकासवाद को प्राणियों पर लागू किया गया, जबकि शेष विद्वानों ने समाज और संस्कृति पर। हम यहाँ कुछ प्रमुख उद्विकासवादियों के विचारों का उल्लेख करेंगे, जैसे मार्गन है। मार्गन का मत है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है तथा प्रगति में भी एक है। वे मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा से सरलता से जटिलता की ओर मानते हैं। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर बताए, जंगली, बर्बर और सभ्य, तथा प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में बांटा। मॉर्गन ने अपने उद्विकास सिद्धांत को विवाह, परिवार और नातेदारी के विकास पर भी लागू किया, और इनका मत है कि एक विवाह का सबसे ऊंचा स्तर है, जो यौन आचार से प्रारंभ होकर समूह विवाह, बहुपति विवाह, स्वेच्छा से एक विवाह, पत्नी विवाह के स्तरों से गुजरा है। विवाह बंधनों के परिवर्तन के साथ साथ परिवार में ही परिवर्तन आया। वे परिवार का उद्विकास गोत्र में मातृपक्षी, पितृपक्षी और द्विपक्षीय स्तरों के रूप में मानते हैं। परिवार उद्विकास के 5 स्तरों से गुजरा है: रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाहित परिवार। टॉयलर ने धर्म के क्षेत्र में उद्विकास को लागू किया। कहा, धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है। आदिम धर्म में आत्मावाद में विश्वास किया जाता था, साथ ही पूर्वजों की पूजा भी की जाती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा से ही आगे चलकर एकेश्वरवाद का विकास हुआ। हेडन ने उद्विकासवाद को कला पर लागू किया और कहा कि कला का उद्विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला तथा रेखाचित्र की तरफ हुआ। प्रारंभ में व्यक्ति पेड़, पशु, पक्षी, मानव के वैसे ही चित्र प्रदर्शित करता था जैसे वे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्होंने संकेतों और रेखाओं का चित्रित किया। प्रारंभिक उद्विकासवादियों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु वे अधिकांशतः स्वतंत्र उद्विकास को प्रकट करने के लिए अतिवादी हो जाते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उद्विकासवाद की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की, जो इस प्रकार है। यदि हम उद्विकासवादियों की आलोचना की तरफ देखें तो उनकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण रहे, यह कोई जरूरी नहीं है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में भिन्न भिन्न संस्कृतियां पनपी है।
बहुपत्नी विवाह का जन्म एक स्थान पर स्त्रियों की बहुलता के कारण हुआ तो दूसरे स्थान पर ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण। दूसरा, उद्विकासवादी मानते हैं कि समाज और संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरी है, परंतु यह बात भी सही नहीं है। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज संस्कारी शिकारी अवस्था में पशुपालन, कृषि और औद्योगिक अवस्था से गुजरे हो, यह भी आवश्यक नहीं है। क्रम बीच में टूट सकता है या दो या अधिक स्तरों पर साथ साथ चल सकते हैं। अमेरिका की कई जनजातियां जो कृषि करती है कभी भी चरवाहा एवं पशुचारण अवस्था में नहीं रही। भारत में ऐसी जनजातियां जो जंगलों का शिकार या पशुचारण करती थी अब उद्योगों में लगी है, उन्होंने कभी कृषि कार्य नहीं किया। उद्विकासवादियों की अध्ययन पद्धति भी दोषपूर्ण रही है। वे सभी आर्मचेयर वैज्ञानिक थे जिन्हें कभी क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं किया। इनके अधिकांश निष्कर्ष यात्रियों एवं मिशनरियों द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है। उद्विकासवादियों ने प्रसार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं। संस्कृति सीखी जाती है, अतः भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग जब संपर्क में आते हैं तो परस्पर आदान प्रदान करते हैं, परिणाम स्वरूप संस्कृति का प्रसार दूर दूर तक होता है। गोल्डन वाइजर का कहना है कि उद्विकासवादियों ने प्रसार की तरह आविष्कार के महत्व को भी भुला दिया। संस्कृतियों का उद्विकास मानव शरीर की तरह संगठित रूप से न होकर प्रत्येक पक्ष का स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि हर पक्ष की स्वतंत्र सत्ता है। उदाहरण के लिए शरीर के उद्विकास में हाथ, पांव, नाक, कान का उद्विकास संगठित रूप से होता है, जबकि संस्कृति में विभिन्न पक्षों जैसे धर्म, कला, दर्शन, प्रथा, रीति रिवाज आदि का उद्विकास संगठित रूप से न होकर स्वतंत्र और पृथक रूप से होता है। गोल्डन वाइजर सांस्कृतिक समानता के लिए उद्विकासवादियों की मानव की मानसिक एकता की बात स्वीकार नहीं करते। इनके स्थान पर वे प्रसार को अधिक महत्व देते हैं। उद्विकास की कमियों और आलोचनाओं के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने संस्कृतियों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सांस्कृतिक मानव शास्त्र को महत्वपूर्ण विषय सामग्री प्रदान की। अब उद्विकासवाद के बाद हम देखें नव उद्विकासवाद। अब जो उद्विकासवाद की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए नव उद्विकासवादियों ने उद्विकास का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जिनमें लेस्ली वाइट है, स्टीवर्ट के नाम प्रमुख है। नव उद्विकासवादियों का मत है कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर पैराबोलिक कर्व के रूप में अर्थात अनुवृत्त वक्र रेखा के रूप में होता है। इनके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप से प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वह उसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप में आ जाती है, किंतु एक नए और उच्च रूप में। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा, आज पुनः राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा पनपी है। इसी प्रकार प्रारंभ में मानव वस्त्रों के अभाव में नंगा रहता था, धीरे धीरे वह समय आया जब पूरे शरीर को वस्त्रों से ढका जाने लगा। आज पुनः फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र पहनने की दलील दी जाने लगी है। यौन संबंधों के क्षेत्र में भी इस क्रम को देखा जा सकता। प्रारंभ में यौन अनाचार की स्थिति थी, मानव को पशुओं की तरह ही यौन व्यवहार की छूट थी। विकास के दौरान अपनी विपरीत स्थिति आई और एक विवाह अस्तित्व में आया। आज हम पुनः विभिन्न दलीलों के आधार पर यौन स्वतंत्रता की पुष्टि कर रहे हैं। जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी है, वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भी भिन्न भिन्न रहा है। लेस्ली वाइट नव विकासवाद और संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी मान्यता है कि मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। अपने उपयोग के लिए मानव जो जो ऊर्जा पर नियंत्रण करता है उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता है। आदिम अवस्था में मानव का ऊर्जा पर नियंत्रण बहुत कम था। पशु और यंत्र शक्ति पर नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की गति भी तीव्र हुई। ऊर्जा पर अधिकार बढ़ने के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन परिवर्तित भी होती है। इस प्रकार से लेस्ली वाइट ऊर्जा और वृद्धि और सांस्कृतिक विकास को एक दूसरे के निर्भर मानते हैं। ये जो हमने उद्विकासवाद और नव उद्विकासवाद के जो प्रमुख पहलुओं को पढ़ा, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उद्विकासवाद के प्रश्न, छोटा प्रश्न आ सकता है 5 नंबर का, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसमें आप उदाहरण स्वरूप जो ये कर्व दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं कि नव उद्विकासवाद का कैसे जो प्रसार होता है वो दिखाया गया है इसमें। थैंक यू।